Question 1 says, in a regiment, the ratio between the number of officers to soldiers was 3:31 before. In a battle, 6 officers and 22 soldiers were killed and the ratio becomes 1:13. The number of officers in the regiment before battle was. So ये 3:31 हमारा ओल्ड रेशियो था. यहाँ पे ये हमारे हैं ऑफिसर और ये है हमारे सोल्जर. ठीक है. अब इसके बाद उन्होंने दिया है कि आपके 6 यहाँ पे कम हो गए और यहाँ पे आपके 22 कम हो गए और उसके बाद जो आपका फाइनल नंबर बनकर आया वो आया आपका रेशियो 1:13 में. और क्वेश्चन में हमसे पूछा है ऑफिसर्स बिफोर बैटल, मतलब ये वाला के कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर पूछा है. अब 3 का आप देखेंगे तो 3 का आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है जो आपको मल्टीपल ऑप्शंस में, ना 31 है ना 38 है. सो ऑप्शन या तो बी होगा या डी होगा. ठीक है. 3 का मल्टीपल ही हो सकता है. 31 तो 3 का मल्टीपल नहीं है, ना 38 है. तो 6 से 21 होगा. अब पुट करके देख लेते हैं. अगर अगर बैटल से पहले हमारे 6 थे, मतलब ये 3 आपका 6 को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा था, तो इसका मीनिंग ये 31 आपका किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा होगा, 62 को. ठीक है. रेशियो में मैंने दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब 6 में से 6 जाएगा तो आपका तो यहाँ पे 0 आ जाएगा. तो वो तो हो नहीं सकता, मतलब बिल्कुल भी आपका कोई ऑफिसर बचा ही नहीं है. इसका मीनिंग बैटल के बाद वो पॉसिबल नहीं है. इसका मीनिंग क्या हुआ, 6 वाला भी कैंसिल हो गया. ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर. इसको भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं. अगर जैसे हमारा 3:31 था रेशियो, सो 3 की वैल्यू अगर 21 है यानी कि ये इंटू 7 है, सो 31 भी आपका इंटू 7 होगा. 31 इंटू 7 कैसे करेंगे, 30 इंटू 7 210 प्लस 7 270. अब इसमें से हमारा -6 हुआ और सोल्जर्स में से हमारे -22. सो ये हमारा बन गया 15 और ये हमारा बन गया 195. क्या ये रेशियो 1:13 है? बिल्कुल है. सो ऑप्शन डी वैसे भी वेरीफाई हमने कर लिया. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन इजी था, ये डुएबल था. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है A is 40% efficient, more efficient than B, while C is 20% less efficient than B. दोनों जगह B से कंपैरिजन हुआ है. तो मैं अगर A, B, C की एफिशिएंसी लिखना चाहूं तो मैं अगर B की एफिशिएंसी 100 बोल रहा हूं तो A की एफिशिएंसी 140 होगी और C की एफिशिएंसी 80 होगी. 20% लेस है. If A and B together can do a piece of work in 12 days, then find in how many days B and C will complete the same work together. ठीक है. सो टोटल वर्क अगर मैं निकालूं पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग तो A और B एक काम को 12 दिन में कर देते हैं. मतलब A और B मिलकर कर रहे हैं तो 140 प्लस 100 इंटू कितना है आपका 12 दिन में. तो ये टोटल वर्क डेज है आपके, मतलब टोटल वर्क ही एक तरीके से कि आपका इतनी ये एफिशिएंसी है और ये आपके नंबर ऑफ डेज है. ये टोटल वर्क आ गया. सो इसको ऐसे सिंपलीफाई कर दें 240 इंटू 12. अब इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है हमें. हम देखेंगे, हम अपनी कैलकुलेशन एंड तक बचा के रखेंगे कि हमें मिनिमम से मिनिमम कैलकुलेशन करनी पड़े. क्वेश्चन में पूछा है then find in how many days B and C will complete the same work. So B and C की एफिशिएंसी क्या है टोटल 100 प्लस 80 180. So इनको डेज कितने लगेंगे, B and C के डेज अगर हम निकालें तो वो कैसे निकलेगा, टोटल वर्क अपॉन इन दोनों की एफिशिएंसी कंबाइंड. सो टोटल वर्क हमने अभी बता रहा था 240 इंटू 12 और एफिशिएंसी हमने अभी देखी 100 प्लस 80 180. सो इसको कैंसिल करेंगे, ये आएगा 3 4. सो 3 से ये कैंसिल 4. सो आपका आ जाएगा 16 डेज. मतलब बी और सी इसको करेंगे तो उनको टाइम लगेगा 16 डेज, विच इज ऑप्शन सी. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2/3 of A is equal to 75% of B is equal to 0.6 of C. Then A is to B is to C is. So इसमें आप कैसे, इसको बेस्ट तरीका क्या है, आप एक तो है कि आप इक्वेशन बना के लिखो, उसको फिर k के इक्वल पुट करो. ठीक है. 0.6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3/5C, उसको k के इक्वल पुट करो. लेकिन वो मेथड ना बेकार होता है, ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड होता है आपका. बेस्ट तरीका क्या है, ऑप्शंस. 2/3 of A is equal to 75% of B. ठीक है. तो 2/3 of A मतलब 2/3 into A करेंगे, कुछ आएगा नंबर. तो मान लेते हैं कि वो नंबर शायद इंटीजर ही आएगा. सो अगर अभी देखें तो कौन सा नंबर A 3 का मल्टीपल होना चाहिए. अभी हम A को एलिमिनेट नहीं कर रहे हैं. ऑप्शन A में
मतलब ये सारे नंबर्स शायद आपके इंटीजर्स हैं, इसलिए हम अभी ऐसा ऑप्शन चेक करेंगे जिसमें a की वैल्यू 3 का मल्टीपल हो। सो b को देख लेते हैं एक बार के लिए, और c को भी नहीं देखेंगे, d को देख लेते हैं एक बार। सो 2/3 ऑफ a का मीनिंग क्या हुआ इस क्वेश्चन में, कि 2/3 का मीनिंग है 2, और 2/3 ऑफ a का मीनिंग यहाँ पे क्या हुआ 6, इज इक्वल टू 75% ऑफ b। 75% ऑफ b मतलब 4 का 75% तो 3 हो गया, मतलब ये कंडीशन नहीं हो सकती। अगर 75% ऑफ b यहाँ पे देखें, 8 का 75% 6 होता है, बिल्कुल सही। एंड 0.6 ऑफ c मतलब 10 का 0.6 वो भी 6 होता है। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन से करोगे तो इक्वेशंस देखनी नहीं पड़ेगी, सीधा मतलब क्वेश्चन देखा, पेन भी नहीं आपको उठाना पड़ेगा। सो कोई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, ये आपको स्कैनिंग अगर आप अच्छे से करेंगे तो आप डेफिनेटली इनको चूज कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Next question is, the average of 5 consecutive integers starting with m is n. What is the average of 6 consecutive integers starting with m plus 2? अब 5 consecutive integers है। अब हमेशा याद रखिएगा, अगर odd consecutive integers है, odd consecutive integers है, तो उनका अगर n मान लीजिए n odd consecutive integers है, तो उनका मीन क्या होता है? मीन होता है उनका n plus 1/2th नंबर। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर केस में इनका एवरेज क्या होगा, जो 5 consecutive इंटीजर्स हैं, इनका एवरेज होगा थर्ड इंटीजर। ठीक है, थर्ड इंटीजर होगा आपका, और थर्ड इंटीजर अगर m से शुरू हो रहा है, सो वो क्या होगा m+2। सो m+2 की वैल्यू n है, ये हमने एक बेसिक सी चीज निकाल ली। फिर क्वेश्चन में हमसे पूछा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ 6 consecutive इंटीजर्स स्टार्टिंग विद m+2, मतलब पहला इंटीजर m+2 होगा, और ये स्टार्ट होते होते ये कहां तक जाएगा, m+7 तक जाएगा। अब कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स में जो अगर इवन हो आपके, यहाँ तो मैंने ऑड की बात करी थी आपसे, अगर आपके इवन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं और उनका एवरेज पूछा जाए, तो वो हमेशा आपका फ्रैक्शन या डेसिमल में ही आएगा। ठीक है, ये आप देख भी लीजिए अपने आप। अब अगर इसमें देखेंगे तो उनका मिडल टर्म क्या निकलेगी आपकी, मिडल टर्म आपकी निकलेगी m+4.5, m+4.5 जो कि इनका क्या होगा एवरेज। इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे आप, तो आपका m+4.5 आएगा एवरेज। लेकिन आप ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शन सारे आपकी n के टर्म्स में, सो हम इसको n के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेंगे। m की वैल्यू हमने निकाली है, m की वैल्यू क्या हो जाएगी n-2, तो ये हो जाएगा n-2 प्लस 4.5 विच इज n+2.5। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जिसको सिंपलीफाई करेंगे। और दूसरा तरीका, आपको जब आप क्वेश्चन को देखते हैं, आप ट्राई कर लीजिए कि आप ऑप्शन हमेशा एलिमिनेट कर पाए। जितना आप ज्यादा एलिमिनेशन पे ध्यान देंगे, उतनी ज्यादा आपकी कैलकुलेशन बचेगी। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम दो ऑप्शन एलिमिनेट जरूर कर सकते थे। जैसे हमने देखा कि ये 6 consecutive इवन इंटीजर्स का हमसे क्या पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है, तो वो एवरेज आपको हमेशा पता है वो क्या होगा, वो या तो फ्रैक्शन या डेसिमल होगा। सो इसका मीनिंग है n+2 नहीं हो सकता, n+3 भी नहीं हो सकता। सो दो ऑप्शन मैंने ऐसे ही एलिमिनेट कर दिए। सो हमेशा ऑप्शंस को एलिमिनेट करना आना चाहिए आपको। हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस में कभी आप 3 ऑप्शन ही एलिमिनेट कर पाओ, तो आपका आंसर ऐसे ही निकल गया विदाउट एनी कैलकुलेशन। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, P liters of Q% alcohol are mixed with Q/2 liters of 4P% alcohol to get a mixture having P/2% alcohol. Find ratio P is to Q. So सबसे बेसिक तरीका क्या इसका करने का, आप यूज करिए वेटेड एवरेज। ऑलराइट, वेटेड एवरेज यूज करिए। वेटेड एवरेज कैसे यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, हमारा जो फाइनल मिक्सचर है वो P/2 का बना है, तो P/2 को इक्वल कर देंगे इसके। सबसे पहले ऊपर हम ऐसे, ये कंडीशन होती थी ना आपकी, अगर वेटेड एवरेज निकालना है तो वो आपको क्या होता था, A1W1 प्लस A2W2 अपॉन W1 प्लस W2, ये आपका वेटेड एवरेज होता था। अब एवरेज वेट जो हमारा निकला है, कंसंट्रेशन P/2 दे रखी है, और A1W1 देखेंगे तो P लीटर्स को Q से मिलाया, तो यहाँ पे PQ लिखूंगा मैं। परसेंट में इसलिए नहीं निकला क्योंकि परसेंट हर जगह, यहाँ पे भी अगर परसेंट लिखूंगा, यहाँ भी लिखूंगा, परसेंट हर जगह आपका एलिमिनेट हो जाएगा, इसलिए परसेंट लिखने का कोई लॉजिक नहीं। फिर यहाँ पे 4P इंटू Q/2, और नीचे आपका आएगा P प्लस Q/2, क्योंकि यहाँ पे हमने P लीटर्स के साथ
Q/2 लीटर्स को मिला है। बस अब हमें P is to Q निकालना है। सो उसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने से पहले आपको दिख रहा है कि न्यूमरेटर में P कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से P हर जगह से P कैंसिल हो गया, ठीक है। सो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा P प्लस Q/2 इज इक्वल टू 2Q प्लस आपका आ जाएगा ये आपका 2Q इंटू 2 4Q। सो आपका ये बन जाएगा P प्लस Q/2 इज इक्वल टू 6Q, या फिर P इज इक्वल टू आपका 6Q, 6 माइनस 1/2 कितना होता है आपका 11/2Q। सो P बाई Q की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 11:2। फाइंड रेशियो P is to Q 11:2 विच इज ऑप्शन सी। ठीक है, वेटेड एवरेज कितना इजीली हमने यूज करा इस क्वेश्चन में। सो ऐसे आप अगर क्वेश्चंस को देखेंगे पढ़ने के बाद लगेगा कि यार थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको छोड़ देते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट्स और वेटेड एवरेज को चीज ध्यान रखेंगे कि मिक्सचर्स एंड एलिगेशन में, मिक्सचर एंड एलिगेशन पूरा चैप्टर डिवेटेड एवरेज पे। अगर आप एलिगेशन जहां भी लगा रहे हैं आप क्या यूज कर रहे हैं, आप वेटेड एवरेज ही तो यूज कर रहे हैं। सो ये जब भी मिक्सचर एलिगेशन का ध्यान क्वेश्चन आए तो इसको हमेशा ध्यान रखिए कि वेटेड एवरेज को हम कैसे यूज कर सकते हैं। So question 6 is the smallest 5-digit number which is divisible by 12, 18 and 21 is, ठीक है। So अब options पे अगर हम आएंगे 10,000, 80, 30,000 ये समथिंग, 10,000 समथिंग, 50,000 समथिंग, ऑप्शंस देख के सीधा आप ऑप्शन बी और डी को तो एलिमिनेट करना ही करना है, क्योंकि कितने बड़े ऑप्शंस हैं और आपको पता है कि स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर जो होता है वो 10,000 होता है। सो 10,000 से जस्ट थोड़े से बड़े या फिर 11,000 तक में हमें पहला नंबर मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी और डी तो एक स्ट्रेट अवे एलिमिनेट कर दो। अब देखते हैं 12, 18 और 21 का एलसीएम निकालते हैं। अब कई लोग क्या करेंगे तीनों को एक साथ निकालने की कोशिश करेंगे, मैं क्या करता हूँ दो दो का निकालने से काफी टाइम बच जाता है। 12, 18 का करेंगे, सो 12 क्या होता है 6 इंटू 2 और ये 6 इंटू 3, सो इनका एलसीएम होगा 6 इंटू 6 36। सो अब मुझे सिर्फ 36 और 21 का निकालना है, ठीक है। 36 क्या होता है मेरा, 36 होता है मेरा 3 इंटू 12 और 21 होता है 3 इंटू 7। सो इनका एलसीएम क्या होगा 12 इंटू 7 इंटू 3, मतलब 84 इंटू 3 इनका एलसीएम होगा। सो 84 इंटू 3 को कैसे फटाफट करेंगे, 80 इंटू 3 240, 240 प्लस 4 इंटू 3 252। सो 252 इनका एलसीएम हो गया 12, 18 और 21 का। क्लियर है यहाँ तक 12, 18, 21 का एलसीएम। अब मुझे 10,000 के पास पहुंचना है, ये जो नंबर है इसके पास पहुंचना है, और ये 252 दिख रहा है, ये 250 के आसपास दिख रहा है, और मुझे पता है 250 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10,000 आ जाएगा। तो मैं वही करूंगा, पहले तो 252 को 2520 बना दूंगा, और 2520 भी इनका मल्टीपल है इन तीनों का, ठीक है। अब क्या करूंगा, इसको डबल करते हैं वैल्यू को, ये वैल्यू 5040 बन गई। अब इसका दोबारा डबल कर दूंगा तो 10,080 आ जाएगा, जो कि मेरे ऑप्शंस में भी है, ठीक है। सो 10,080 वुड बी द राइट आंसर। ऑलराइट, तो हमने क्या करा, जो एलसीएम निकाला उसको बस किसी तरह उसका मल्टीपल फटाफट निकालते गए और 10,000 के पास पहुंचते गए। हमने कुछ भी नहीं करा, उसका डबल करा फिर दोबारा डबल कर दिया, ठीक है। सो ऐसे आप अपना टाइम मिनिमाइज कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Ramesh removes X ml from a 1 liter bottle of 40% alcohol and replaces it with 30% alcohol to get overall alcohol percentage of 37.5%. Find value of X. ठीक है, अब तो इसने क्या मिक्स करे हैं, ये 40% अल्कोहल थी, उसको उसने 30% अल्कोहल के साथ मिक्स करा, या फिर मतलब 40% अल्कोहल पूरी थी, उसमें से कुछ कंटेंट इसने 30% के साथ रिप्लेस कर दिया। एक तरीके से मिक्सचर एंड एलिगेशन का ही क्वेश्चन हो गया, जिसे 40% और 30% के बीच की एक वैल्यू दिख रही है मुझे। सो सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा, एलिगेशन ही लगा देते हैं। सो एलिगेशन में लगाए तो ये क्या आएगा हमारा 7.5 और ये 2.5। सो रेशियो आ गया हमारा 3:1। अब ये 40% तो हमारी ओरिजिनल क्वांटिटी थी, और ये जो 30% है ये रिप्लेस्ड क्वांटिटी थी। सो यही क्वांटिटी हमें निकालनी है। अब टोटल हमारा मिक्सचर में दे रखा है 1 लीटर। 1 लीटर कितना होता है, मतलब आपका 1000 ml। सो 1000 ml का ब्रेकअप ही तो है ये 3:1। इसमें 1 हमारी रिप्लेस्ड क्वांटिटी है जो कि हमसे पूछी गई है। सो 1000 को
हमें किस रेशियो में ब्रेक करना है, 3:1 में। सो हमें 1 की क्वांटिटी निकालनी जो कि रिप्लेस्ड है। सो वो क्या करेंगे, 1/4 इंटू 1000 विच इज 250 ml। सो आंसर इज ऑप्शन डी, 250 ml आपका सही आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि आपके आईएम रोहतक के एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएंगे। वो बस आपसे क्या करवाएगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपसे ज्यादा करवा सकता है, प्लस आपसे क्वेश्चन सीधा पूछेगा लेकिन आपसे थोड़ी सी लैंग्वेज ऐसी बना देगा कि इंटरप्रिटेशन में आपको टाइम लग जाएगा और आप अपना टाइम वेस्ट कर देंगे। ठीक है, यही तो एग्जामिनर का ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। So next question is, Ram, Shyam and Rohan enter into a partnership wherein Ram invests some capital at the initial stage, Shyam invests double the amount after a period of 6 months and Rohan invests thrice the amount after 8 months। फिर हमें एनुअल प्रॉफिट दे रखा है, रोहन का शेयर पूछा हुआ है। ठीक है, पहले तो तीनों का नाम लिख लेते हैं, राम, श्याम और ये रोहन। अब तीनों का हमें वो लिख लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट रेशियो क्या है, फिर उसके बाद इनका टाइम पीरियड का रेशियो लिख लेते हैं और उसके बेसिस पे हम इनका प्रॉफिट का रेशियो निकाल लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके, इन्वेस्टमेंट और टाइम पीरियड के रेशियो को। सो इन्वेस्टमेंट का देखिए, राम ने कुछ अमाउंट करा है एक्स और इसने राम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी कि इसने अमाउंट कितने टाइम के लिए करा है और इनिशियल स्टेज पे करा है, इसका मतलब, और एनुअल प्रॉफिट दे रखा है, इसका मीनिंग क्या है कि इसने प्रॉफिट पूरे 12 मंथ्स के लिए करा है। शाम ने डबल अमाउंट इन्वेस्ट करा है, मतलब 2x आफ्टर अ पीरियड 6 मंथ्स। टोटल 12 मंथ्स होते हैं एक साल में, तो 6 महीने हो चुके तो इसने 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करी है। रोहन ने 3x करा है और इसने 8 महीने बाद करा है। 8 महीने बाद मतलब इसका जो अमाउंट इन्वेस्टेड था वो 12 में से 8 मंथ्स के बाद, मतलब सिर्फ 4 मंथ्स के लिए इन्वेस्टेड था इसका अमाउंट। ठीक है, तो इन सब के ये अमाउंट के आगे अब टाइम में मुझे दोबारा दिख रहा है 12, 6 और 4 का मैं दोबारा रेशियो ले सकता हूँ क्योंकि इन सब में 2 कॉमन दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 6, 3 और ये 2। सो अगर मेरा ये इन्वेस्टमेंट के रेशियो आ गए x 2x 3x और टाइम का रेशियो आ गया 6, 3, 2। अब प्रॉफिट का रेशियो क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, x इंटू 6, 6x, प्रॉफिट का इसका 6x और इसका भी 6x। तो बढ़िया, तीनों का आपका क्या आ गया, 1:1:1, मतलब जो भी प्रॉफिट होगा वो तीनों में इक्वली बटेगा। तो 27,000 का प्रॉफिट है तो इसका 1/3 रोहन को मिलेगा, 9,000 विच इज ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन अगेन ये भी काफी सिंपल लेवल का था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, what is the 0.08% of 0.008% of 8 and whole raised to the power 1/9। अब आप देखिए कि ये जो बड़ा सा नंबर है इसकी पावर 1/9 है। ठीक है, और इसमें इसमें आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी है, मतलब जैसे 0.08% है, सो मैं इसको पहले तो मैं 8/100% लिखूंगा, फिर परसेंट को जब मैं हटाऊंगा तो ये 8/10⁴ बन जाएगा, है ना। सो ऐसे ही अगर मैं सारे नंबर्स को लिखूं तो पहला नंबर 8/10⁴ है, दूसरा नंबर मैं पहले तो 0.00 से 8 से ये 10⁻³ बन जाएगी और एक परसेंट भी है, सो ये 10 की पावर क्या बन जाएगा, 3 + 1 ये 10⁵ बन जाएगा और ऑफ 8 है तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो ये आपका पूरा नंबर बन गया। अब इसको फर्दर देखेंगे आप तो ये क्या, ऊपर ऊपर आपका बन रहा है 8³ और नीचे आपका बन रहा है 10⁹। ये आपका होल 1 की होल की पावर 1/9। सो 8 क्या होता है, अब आपका 8 आपका 2⁵ होता है, सो ये 2/10⁹ हो गया इंटू 1/9 आपका बाहर है, सो आंसर हो गया 0.2। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन था। सो इसमें बस आपको ध्यान रखना था, जीरोस का थोड़ा ध्यान रखना था। सो अगर इसमें बस इसमें आप सिली मिस्टेक कर सकते हैं, जनरली ये क्वेश्चन सबसे हो ही जाता है और हर कोई इसका करेक्ट आंसर ही देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। So this question says a pump can fill a tank with water in 2 hours. Because of a leak in the tank, it was taking 7/3 hours to fill the tank. The leak can drain all the water off the tank in. So अगर कोई भी दिक्कत नहीं थी तो वो 2 आवर्स में नॉर्मली फिल कर रहा था। अब ड्रेनेज की वजह से उसको 7/3 आवर्स लग रहे हैं, कुछ टाइम ज्यादा लग रहा है। सो इस केस में क्या करते हैं हम, जनरली वही टोटल वर्क के लिए हम एलसीएम लेते हैं। मान लेते हैं कि जो उसकी टैंक की कैपेसिटी है वो एलसीएम है 2 और 7/3 का। इनका एलसीएम क्या होगा, 14 लीटर्स मान लेते हैं।
एलसीएम कैसे निकालना? एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम ऑफ, अगर फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालना है आपको, सो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स, जो कि 14 लीटर्स आ जाएगा। अब अगर हम अब देखते हैं कि दोनों पार्ट्स में एफिशिएंसी क्या थी। अगर हम विदाउट लीक देखें तो वो कितनी एफिशिएंसी से भर रहा था, 14/2, तो वो उसकी एफिशिएंसी थी 7 लीटर्स पर आवर की। पर अगर वो विद लीक भर रहा है तो विद लीक के कारण उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 14/7/3। सो इसको आप कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, 6 लीटर्स पर आवर। सो उसकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो गई, 7 से वो 6 पर आ गया, मतलब -1 लीटर पर आवर। ये क्या है, ये आपकी टैंक की ड्रेनेज कैपेसिटी की, वो 7 लीटर्स पर आवर की कैपेसिटी से भर रहा था, लेकिन अब ड्रेनेज के कारण उसकी कैपेसिटी 6 लीटर्स पर आवर की हो चुकी है। सो ये आपकी क्या आ गई, ये आपकी एफिशिएंसी आ गई ड्रेनेज पाइप की। सो क्वेश्चन में पूछा है द लीक कैन ड्रेन ऑल द वाटर ऑफ द टैंक इन। सो पूरा, अगर ये हमने कैपेसिटी क्या ली थी 14 लीटर्स, और उसकी एफिशिएंसी ड्रेनेज पाइप की आई है -1 लीटर पर आवर। सो उसकी कितने देर में वो पूरा ड्रेन कर देगा, 14/1 विच इज 14 आवर्स। ठीक है, 14 हमारे लीटर्स में और ये एफिशिएंसी हमारी 1 लीटर पर आवर। सो 14 आवर्स में पूरा खाली हो जाएगा। ठीक है, आई होप यू लाइक्ड इट। नेक्स्ट पार्ट आपका अगले वीडियो में।